नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे बागेश्वर की बारी किसकी कितनी तैयारी। उत्तराखंड में 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव और बागेश्वर उपचुनाव के लिए सभी दल तैयारियों में जुटे हुए हैं। राज्य में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बागेश्वर उपचुनाव को सेमीफाइनल माना जा रहा है। एक तरफ जहां कांग्रेसी कर्नाटक चुनाव में मिली जीत से उत्साहित हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा का दावा है कि दिवंगत कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के द्वारा बागेश्वर में कराए गए विकास कार्यों की बदौलत भाजपा बड़े अंतर से इस उपचुनाव को जीत लेगी। इतना ही नहीं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने विपक्ष से अपील करते हुए कहा है कि विपक्ष को उम्मीदवार नहीं उतारना चाहिए, क्योंकि भाजपा की भारी बहुमत से जीत तय है। वहीं भाजपा ने बागेश्वर के साथ ही लोकसभा चुनाव को जीतने की रणनीति पर भी मंथन शुरू कर दिया है। इसके लिए 2 दिनों तक प्रदेश कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है, जिसमें 30 मई से होने वाले पार्टी के महाजनसंपर्क अभियान की रूपरेखा पर चर्चा के साथ ही इसके लिए जिम्मेदारियां दी जाएंगी। साथ ही आगामी चुनावी रणनीति पर भी मंथन आज किया जाएगा। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उससे पहले रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में अगले साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव और उससे पहले बागेश्वर उपचुनाव के लिए सभी दल तैयारियों में जुटे हैं। राज्य में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बागेश्वर उपचुनाव को सेमीफाइनल माना जा रहा है। एक तरफ जहां कांग्रेसी कर्नाटक चुनाव में मिली जीत से उत्साहित हैं, तो दूसरी तरफ भाजपा का दावा है कि दिवंगत कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के द्वारा बागेश्वर में कराए गए विकास कार्यों की बदौलत भाजपा बड़े अंतर से इस उपचुनाव को जीत लेगी। इतना ही नहीं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने विपक्ष से अपील करते हुए कहा कि विपक्ष को उम्मीदवार नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि भाजपा की भारी बहुमत से जीत तय है। वहीं कांग्रेस ने इस पर पलटवार किया है। मुझे लगता है निर्विरोध जीतेंगे। अगर निर्विरोध चुनाव जीतने का भारतीय जनता पार्टी अपना क्रम तैयार किया है और अच्छा होगा। मैं तो सभी राजनीतिक दलों से अपील भी करूंगा कि बड़ी हार के लिए उनका कोई प्रत्याशी तैयार होने वाला भी नहीं है और हम बागेश्वर चुनाव भारतीय जनता पार्टी कोई लड़ गया तो प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। और लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है, जिस प्रकार का चंदन रामदास जी का वहाँ का कार्य था, उनके खिलाफ उनके उस विधानसभा के अंदर कोई भी दल चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं। पूरी तरह से कांग्रेस की तैयारी है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अपने पैरों के नीचे से जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। तभी तो इतना हास्यास्पद बयान आज महेंद्र भट्ट का समाचार पत्रों में छपा है कि विपक्ष को अपना कैंडिडेट उतारना ही नहीं चाहिए। सिंपैथेटिक ग्राउंड्स पे वो ये गुहार लगा रहे हैं विपक्षी पार्टी से कि अपना कैंडिडेट मत दीजिए। ये कोई बात हुई? हम निखालिस राजनीति कर रहे हैं, ऐसे में आपने कहां अपने कैंडिडेट्स नहीं उतारे? जरा भारतीय जनता पार्टी बताए ना कि कहीं पर भी जहां चुनाव हो रहे हो वहां कहीं वो पीछे हटी है क्या? ऐसे में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से, पूरी दमखम से इस चुनाव को लड़ेगी और आप देखिएगा कि जीतेगी भी जरूर। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले होने वाले बागेश्वर उपचुनाव को सेमीफाइनल माना जा रहा है। वहीं राज्य में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए सत्ताधारी दल बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में हारी हुई 23 विधानसभाओं पर विशेष फोकस करने के साथ ही प्रदेश भर में 30 मई से महाजनसंपर्क अभियान चलाने का निर्णय लिया है। बीजेपी ने पार्टी के महाजनसंपर्क अभियान की रूपरेखा पर चर्चा के साथ ही लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन किया। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यक्रम 3 माह पूर्व में इन कार्यक्रमों का अनाउंसमेंट हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी महासंपर्क अभियान के माध्यम से बूथ स्तर पर हमारे नेता, पदाधिकारी, मंत्री, कार्यकर्ता संपर्क करेंगे, प्रवास करेंगे। कर्नाटक चुनाव के बाद इसका कार्यक्रम होना था, ये भी बहुत पहले से तय था। 30 जून से लेकर मई से लेकर जून के मध्य ये कार्यक्रम होना है।
इसमें प्रधानमंत्री जी पूरे देश में जनसभा करने वाले हैं, रैली करने वाले हैं, वर्चुअल के माध्यम से कार्यकर्ताओं के साथ एक साथ जुड़ने वाले हैं। प्रदेश स्तर पर जो पदाधिकारी हैं, प्रदेश की जो टीम है, उनका प्रवास होने वाला है। सभी मंत्री, सभी विधायक और सभी सांसद अपने अपने क्षेत्रों में अपने बूथों पर संपर्क करने वाले हैं। जो बूथ कमज़ोर हैं उन बूथों पर प्रवास करने वाले हैं। तो ये पूर्व नियोजित कार्यक्रम था। कुल मिलाकर 24 के दंगल और बागेश्वर उपचुनाव को फतह करने के लिए बीजेपी कांग्रेस अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इन सबके बीच कर्नाटक चुनाव के लिए आए नतीजों ने विपक्ष दलों में नई ऊर्जा का संचार किया है। सवाल यह है कि क्या कर्नाटक में कांग्रेस को मिली जीत कांग्रेस उत्तराखंड में भी दोहरा पाएगी? क्या बागेश्वर उपचुनाव के नतीजे 24 में होने वाले लोकसभा चुनाव की स्थिति को भी साफ कर देगा? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। जी हाँ, तो क्या बागेश्वर में होने वाले उपचुनाव सेमीफाइनल्स हैं और क्या बीजेपी इसको एक बार फिर से फतेह कर सकती है या फिर विपक्षी दल इसे फतेह करेंगे? हालांकि जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी ने अपील की, उसके बाद से कांग्रेस जो है वो लगातार तंज कस रही है और उनका कहना है कि वो अभी से डरे हुए हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि अपना उम्मीदवार ही मत उतारिए। हालांकि कर्नाटक में जिस तरीके से कांग्रेस ने जीत हासिल की है, उसके बाद से कर्नाटक की जीत के बाद से कांग्रेस जो है वो अति उत्साहित नजर आ रही है, लेकिन कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में भी फर्क होता है। अब उत्तराखंड की राजनीति में कर्नाटक की राजनीति का कितना असर है, ये समझने की भी जरूरत है। चर्चा आज हम इसी पर करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। सत्यवीर चौहान जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र चौधरी जी प्रदेश महामंत्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। राजेश बिष्ट जी प्रदेश उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीसी थपलिया जी वरिष्ठ यूकेडी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में कांग्रेस से करना चाहूंगी, राजेंद्र जी आपसे, क्योंकि बहुत वरिष्ठ हैं आप और मैंने हमेशा आपको बात करते हुए जब भी सुना है तो आप हमेशा कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर ही नहीं, उत्तराखंड के निवासी के तौर पर भी बातचीत करते हैं। लेकिन चूंकि आज ये राजनीतिक मुद्दा है, इसलिए मैं आज चाहूंगी कि जरा कांग्रेस की तरफ से आपका रिएक्शन आए कि क्या कर्नाटक में जिस तरीके से जीत फतेह करी है, एक आपने जो एक बहुत तगड़ा एजेंडा सेट कर दिया है, मैं कहूंगी कर्नाटक में बहुमत के साथ सरकार बन गई है आपकी और हाल फिलहाल में शायद मुख्यमंत्री भी आपके शपथ लेंगे, लेकिन क्या उत्तराखंड की राजनीति में आपको लगता है कि कर्नाटक की जीत का असर पड़ेगा? क्योंकि जिस तरीके से आपके प्रवक्ता या फिर आपके जो नेता हैं, आपके जो कार्यकर्ता हैं, वो बयानबाजी कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कर्नाटक के चुनाव के बाद वो ओवर कॉन्फिडेंस में हो गए। नहीं यशी, जो बागेश्वर उपचुनाव का जो संबंध है वो मात्र एक विधानसभा से जी, और कर्नाटक का इससे कोई बहुत ज्यादा संबंध नहीं है। हालांकि राजनीति में जब कोई पार्टी कहीं जीतती है तो उसका एक पॉलिटिकल मैसेज भी जाता है। जहां तक बागेश्वर चुनाव की बात है, उत्तराखंड के चुनाव की बात है, यहाँ भाजपा को तय करना है कि उसका वोट मांगने का आधार क्या वो दिवंगत चंदन रामदास जी की परिवार के किसी व्यक्ति को चुनाव में उतार के एक भावुकता का कार्ड खेलना चाहते हैं? सिंपैथी वोट, यस जी, सिंपैथी वोट जी, सिंपैथी लेना चाहते हैं, या भाजपा ये कह के वहां वोट मांगेगी कि हमने पिछले 6 साल में फला 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 काम किया इसलिए हमें वोट दिया। और बहुत निराशा की बात है कि उत्तराखंड में पिछले 6 वर्षों में ऐसा कोई उल्लेखनीय काम नहीं भाजपा कर पाई जिसके आधार पे वो इलेक्शन में जा सके। इनके पास अभी कर्नाटक का जो चुनाव हुआ उसमें जब ये अपने मुद्दों से हार गए, 40% सरकारा जो है वहां के लोगों ने नारा दिया कि 40% सरकारा को भगाना है, तो उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी बीच में कूदे, योगी जी पहुंचे, बजरंग दल, PFI, पता नहीं कहाँ के इन्होंने मुद्दे उठाए। लेकिन बागेश्वर में मुझे नहीं लगता कि ये सिंपैथी वोट के अलावा इनके पास कोई आधार होगा। जहां तक बागेश्वर विधानसभा की बात है यशी, ये विधानसभा 1967 में बनी, 1967 में, और 2022 तक वहां 14 बार चुनाव,
14 बार में से 8 बार कांग्रेस जीती। और कांग्रेस जो है 2012 में तो सिर्फ 1400-1500 वोट से हारी। 96 में भी 2000 से कम से हारी। 91 में भी हार जीत का जो मार्जिन है वो 1000 से कम था। 77 में तो मात्र 500 वोट का फर्क था। तो कहने का मतलब ये है कि वो कांग्रेस का एक परंपरागत क्षेत्र रहा है। राम प्रसाद टमटा जी के बाद हमारे पास वहाँ जो है कोई जो पिछला चुनाव हुआ उसमें बालकिशन जी कांग्रेस के उम्मीदवार थे और उन्हें उनके बजाय चंदन रामदास जी को लोगों ने वरीयता दी कि वो वरिष्ठ हैं, शायद अगर सरकार बनती है तो उनका मंत्रिमंडल में स्थान आएगा। लेकिन अभी क्या है कि बढ़ती महंगाई है, बढ़ती बेरोजगारी है, अंकिता हत्या कांड है और इस तरह के कई मसले हैं जिनमें जो है जब जनता के बीच में भाजपा जाएगी तो उसे जवाब देना हो। मेरा यही कहना। ठीक है, इसका जवाब हम लेंगे। सत्यवीर जी आपसे क्या कुछ कहना चाहते हैं? बागेश्वर में जो चुनाव होने हैं, उपचुनाव होने हैं, माफ कीजिएगा, जैसे कि राजेंद्र जी ने कहा, सिंपैथी वोट के अलावा आप कुछ वहां पर नहीं बता पाएंगे कि हमने ये किया है, ये किया है। यशी जी आपको प्रणाम और के न्यूज के सभी प्रबुद्ध दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। यशी जी, हमारे लिए बहुत ही दुखद विषय है कि दिवंगत जो हमारे बागेश्वर से लगातार 4 बार जो विधायक रहे, उसके बाद वो मंत्री बने, जिस प्रकार से उन्होंने मंत्री बनने के बाद जिस प्रकार से विकास कार्यों को पूरे प्रदेश में गति दी, जो उनके पास विभाग थे। अब बात आती है कि उन्होंने कहा कि वोट मांगने का आधार क्या होगा, तो यशी जी 2-4 पॉइंट मैं आपके माध्यम से इनको बता देना चाहता हूँ। बड़े सुलझे हुए प्रवक्ता है और ध्यान से भी सुनेंगे तो मैं बताना चाहता हूँ। बागेश्वर विधानसभा के अंदर आज से पहले कोई ना डिपो था ना कोई वर्कशॉप थी, वो बागेश्वर विधानसभा को मिल चुकी है। बागनाथ मंदिर जो विश्व विख्यात है, विश्व प्रसिद्ध है, उसकी प्रसिद्धि का किस प्रकार से गुणगान होता है वो आप भी जानते हो। 1,38,00,000 से अधिक का वहां पर वित्तीय सहायता के माध्यम से वहां पर काम हो चुका है। बागेश्वर में सरूखेत से लेके बागनाथ मंदिर और चौक बाजार को जोड़ने वाली जो बहुत दशकों से जो मांग थी, उसके लिए पुल का निर्माण हुआ है। 99% से अधिक गांव की जो वहां की सड़कें हैं, उन सड़कों का निर्माण कर चुके हैं। जिला अस्पताल जो वहां पर है बागेश्वर में, वहां पर डायलिसिस की मशीनें लग चुकी है, सीटी स्कैन की मशीनों का टेंडर हो चुका है और इवन वहां का जो अस्पताल है वहां पे 48 से अधिक डॉक्टरों की आज की डेट में नियुक्ति है। और जब कोविड जैसी वैश्विक महामारी आती है तो हल्द्वानी जैसे क्षेत्रों से भी उस अस्पताल में इलाज कराने जाते हैं। और वहां पर जो पर्यटन के लिए जो हमारे अभी जो राज्य मंत्री है केंद्र सरकार में, उनके माध्यम से 50 करोड़ से अधिक का उन्होंने काम करवाने के लिए उनके पास फाइलिंग की है और जिसका कि कुछ समय में उसका मुझे लगता है कि वहां से अनुमति भी मिल जाएगी। ये वो तमाम कार्य मैंने केवल इनका जो प्रश्न था कि किस आधार पर जनता के बीच में जाएंगे, वो मैंने आपके सामने रख दिया। इतने कम समय में उन्होंने किस प्रकार से अस्वस्थता के कारण किस प्रकार से पूरे विधानसभा में और पूरे उत्तराखंड में जिस प्रकार से काम किए, वो मुझे लगता है कि कांग्रेस के कालखंड में किसी एक विधानसभा का गिनवा दे तो मैं मान जाऊंगा कि भाई हमारा वोट मांगने का आधार गलत है। और बात रही कि परिवहन मंत्री रहते हुए पहली बार यशी जी में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि ऐसा पहली बार हुआ है कि उत्तराखंड का जो परिवहन विभाग है, लाभांश में आज वो स्थिति नहीं है कि प्रत्येक जो कर्मचारी जो परिवहन विभाग का होता था वो वीआरएस लेके अपनी जेब में वीआरएस रखता। और जो परिसंपत्तियां का जो हमारा जो पिछले 23 सालों से लगातार विवाद यूपी के साथ था, उसको सुलझाने का उन्होंने काम किया। उन्होंने जिस प्रकार से समाज कल्याण मंत्री रहते हुए उन्होंने जिस प्रकार से निराश्रित और जो अनाथ बच्चे हैं या दलित बच्चे हैं, उनका जिस प्रकार से उनके विवाह के लिए जिस प्रकार की राशि को बढ़ाना या उस कैटेगरी में और कौन सम्मिलित हो सकते हैं, उस कैटेगरी को बढ़ाया उन्होंने। और मैं आपको एक और बात करना चाहता हूं कि हमारे ऊपर आरोप उस समय लगाया गया था, मैं आपके डिबेट में उस समय, कि जो मदरसे हैं कि मदरसों का क्यों ऑडिट किया जा रहा है। वहां पर कम से कम ये तो देखे कि सरकार जब पैसा दे रही है वो पैसा कि उन बच्चों की शिक्षा में लग रहा है कि नहीं लग रहा है। आज आप देख लीजिए कि जितने भी हमारे फंडेड मदरसे हैं उनकी पूरी की पूरी जिस प्रकार से। ये बताइए बागेश्वर में मदरसे का क्या रोल है? नहीं बागेश्वर नहीं, आप रुकिए तो मैं बता रहा हूँ। नहीं मैं तो अभी बागेश्वर के मुद्दे पर ही बात कर रही हूँ, उसमें मजार कहां से आई बीच में?
आपने तब नहीं टोका मेरे को जब मैंने बताया कि दीप को वहां पर दे दिया, वर्कशॉप दे दिया। कांग्रेस भी यहाँ पर 2 बार सत्ता में रही, एक बार बता दीजिए वहां पर बागनाथ जो मंदिर है, सुप्रसिद्ध मंदिर है, 1,38,00,000 से अधिक का वहां पे काम हो चुका है। और इवन मैं कहना चाहता हूँ कि जब उपचुनाव की बात आती है, राजेश जी रुकिएगा जरा, मैं और लोगों की प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। मैं पहले पीसी यशी जी जब चंपावत का आपकी आवाज नहीं आ रही सतवीर जी। सत्यवीर जी आवाज आ रही, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ यशी जी, हमने जब बागेश्वर का उपचुनाव हुआ था, हमने उस समय भी कहा, चंपावत का जब चुनाव हुआ था, हमने उस समय भी कहा था इनको कि आप मत लड़िए चुनाव। और स्थिति क्या हुई, जो वहां की जो प्रत्याशी थी कांग्रेस की, किस प्रकार के उन्होंने बयान दिए, यहाँ तक कि उनकी जमानत जब्त हो गई। आपकी पार्टी क्यों कहती किसी को कि चुनाव मत लड़ो? वो तो उनकी इच्छा है ना, वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो लड़े, नहीं लड़ना चाहते तो ना लड़े। आपकी पार्टी क्यों कहती है किसी को चुनाव लड़ने या नहीं लड़ने के लिए? राजेश जी बार बार आपकी आवाज म्यूट क्यों हो रही है? राजेश जी मेरी आवाज आ रही मुझ तक? आप राजेश जी मैं वापस आती हूँ, शायद आपका कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम है, मैं वापस आती हूँ। राजेश बिष्ट जी क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे प्रकरण पर? जिस तरीके से बागेश्वर में उपचुनाव हो रहे हैं, इसे सेमीफाइनल माना जा रहा है लोकसभा चुनाव के लिए, आपका क्या रोल है? यशी जी हमारा रोल तो यही है कि जिन प्रत्याशियों ने हमारी पार्टी की तरफ से 2022 का चुनाव लड़ा था, वो लगभग 21.5% वोट के साथ तीसरे नंबर पर रहे थे। और मैं ये समझता हूँ कि लोगों ने आम आदमी पार्टी के जो वहाँ पे उम्मीदवार थे उनको कहीं ना कहीं पे अपना आशीर्वाद देने का काम किया था। साथ में दुख का विषय भी है कि जब एक जीता हुआ विधायक जिसको जनता सप्रेम विधानसभा भेजती है और मिड सेशन में ही अगर कोई इस तरह के आकस्मिक निधन होता है तो उसका दुख सबको होता है, चाहे राजनीतिक पार्टी की विचारधारा सबकी अलग अलग हो सकती है। लेकिन इस दुख के विषय पे मैं ये समझता हूँ कि उपचुनाव तो देखिए संवैधानिक कार्यप्रणाली है जो होनी ही होनी है, उसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जनता को कहीं ना कहीं पे एक जनता की आवाज को विधानसभा तक पहुंचाने वाला व्यक्ति चाहिए। हमारी तरफ से जो स्टैंड है वो इस तरह से मैं समझता हूँ कि जो हमारे उम्मीदवार रहे वहाँ पे, जिस तरीके से लोगों ने उनको आशीर्वाद दिया, आने वाले उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के विजन को, राष्ट्रीय पार्टी होने का फायदा, एमसीडी में जो फायदा हुआ है, पंजाब में जो बहुत अच्छे काम किए गए इस टाइम पे, उसके आधार पे हमारे कैंडिडेट को अच्छा आशीर्वाद मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि हो सकता है ये खाता खुलने की एक हमारी पहली सीढ़ी हो, ऐसा मैं मानता हूँ वहाँ पे। क्योंकि हो क्या रहा है, प्रदेश के अंदर जिस तरह का माहौल चल रहा है और जिस प्रकार से चुनी हुई सरकारें पिछले 6 वर्षों में काम कर रही हैं, तो वो उससे लग नहीं रहा है कि लोगों का बहुत ज़्यादा विश्वास चाहे बीजेपी पे रहा हो या पास में कांग्रेस को देख के रहा हो। तो ऐसा मुझे लगता नहीं कि इस टाइम इनको दोबारा से वहां से मौका मिलेगा। तो ये हमारे लिए एक अच्छी पहल हो सकती है और हो सकता है इस सेमीफाइनल में हम एक सीढ़ी आगे बढ़े, ऐसा मेरा विश्वास है। ठीक है। पीसी थपलियाल जी क्या कुछ कहना चाहते हैं? कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी तो रेस में है, और बागेश्वर उपचुनाव की अगर हम बात करें तो इसे देखिए लोकसभा चुनाव से जोड़ के देखा जा रहा है, सेमीफाइनल्स मान लिए जा रहे हैं इसे एक उपचुनाव को। नहीं, सेमीफाइनल तो नहीं है ये। और ये बागेश्वर चुनाव जो है ये रिजर्व सीट है, और रिजर्व सीट में जो धनवान कैंडिडेट बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। धनवानों का हो चुका है चुनाव, आजकल राजनीति अब गरीबों की, अच्छे लोगों के से बाहर हो चुकी है। ये कंप्लीटली ऐसा क्रिकेट मैच है जिसमें जनता के लिए त्योहार का पर्व हो जाता है उन दिनों, जिन दिनों ये चुनाव होता है। उनको मालूम है कि इस व्यक्तियों ने कुछ करना तो है नहीं, ये जो है ये तो बोझ है विधानसभा में, केवल लूट का अलावा वो कुछ करते नहीं है। लेकिन जिस तरह से अगर कहीं भी यहाँ पे आप अगर देखें कि पूरा विपक्ष अगर यूनाइटेड करने की क्षमता अगर कोई रखता है तो बहुत आसानी से भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है। लेकिन विपक्ष एक नहीं होगा, ये इनके लिए एडवांटेज है। और दूसरी एडवांटेज ये है कि चंदन रामदास जी बहुत ही ऐसे व्यक्तित्व रहे हैं जो ठोस ईमानदार रहे हैं, और उनका जो लोकप्रियता है उस
तो आपको लगता है कि बीजेपी सिंपैथी वोट ले जा सकती है? देखिए वो डिपेंड करता है। सिंपैथी वोट अगर उम्मीदवार उनके परिवार से कैसे खड़ा करते हैं वो देखना बाकी है, लेकिन बागेश्वर की सबसे बड़ी जो ताकत है वहां का खनन है, खड़िया उद्योग। और खड़िया उद्योग का कोई शेर अगर कूद गया तो बत्ती बंद। मतलब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो लास्ट टाइम आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार भी तो खनन उद्योग से जुड़ा हुआ व्यक्ति था, और उसने बड़े आराम से वोट टक्कर दी कि बहुत अच्छी वोटें उन्होंने हासिल की। तो हम ये मानते हैं कि जो चुनाव है, चुनाव अब माफिया प्रस्त राज्य में माफियों के हाथ में जा चुका है। अब जनता के बस की कुछ नहीं है, जैसे भी खेल खेला जाएगा उसको मूक दर्शक बन के हम देखते रहने के लिए विवश हैं। लेकिन निश्चित रूप से जनता के भीतर जो एक ज्वाला भड़क रही है, उस ज्वाला को न तो बागेश्वर चुनाव ठंडा कर सकता है, न इनके 2024 के चुनाव ठंडा कर सकते हैं। भले ये किसी भी ताकत, इनके पास धन बल है, इनके पास डिक्टेटरशिप है, इन्होंने सारी संस्थाओं को अपने कब्जे में ले लिया है, लेकिन इसके बावजूद भी कर्नाटका ने जो जवाब दिया, जो तमाचा इनके मुंह पे मारा, वो पूरे आगे भी मार सकता है। लेकिन जो आपका सवाल था कि क्या कांग्रेस वहां जीती तो यहाँ क्या होगा, मेरे राज्य में ये राज्य हनुमानों, बजरंग बलियों, रामों का राज्य है। यहाँ के जो आवाज बढ़वा दीजिए, आवाज साफ नहीं आ रही जी। जो हमारा जनमानस है वो जनमानस टोटली अंधभक्ति में डूबा हुआ है, और उसको अंधभक्ति से बाहर निकालने वाला वीर का भी सत्यवीर जी में आओगे जी, ऐसा नेता हो जो उनको इस अंधभक्ति से बाहर निकाल पाए। क्योंकि यूपी और उत्तराखंड लगभग एक जैसे स्टेट हैं, और दोनों स्टेट की जो जनता है वो हिंदूवादी जनता होने के नाते यहाँ पे इनका जो हाइडिंग एजेंडा है वो बहुत फलीभूत हो रहा है, और उसके आगे उससे जूझना मैडम आसान नहीं है। आसान मेरे लोग जिस तरह से आज इनके ग्रिप में आ गए, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि आज भारतीय जनता पार्टी की कई जड़ है तो उत्तराखंड के अंदर है। उत्तराखंड में जितने बड़े बड़े जो दिग्गज है हमारे, सब इन्हीं के लिए काम कर रहे हैं, चाहे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हो, चाहे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हो, चाहे बहुत सारे लोग हैं जो इनको ताकत दे रहे हैं, और उनकी ताकत, जो भस्मासुरी ताकत, आज पूरे देश के लिए बहुत बड़ी आफत बन के आ रही है। ये सब लोग देख रहे हैं। लेकिन यूनाइट, जैसे कांग्रेस का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, जो इनके अंतर्द्वंद चल रहे हैं, जो इनका झगड़े चल रहे हैं, वो परेशानी का सबब है। अगर हरीश रावत को अगर ये इसका इंचार्ज बना दिया जाए बागेश्वर का, तो निश्चित रूप से वो ऐसे उम्मीदवार को सामने लाएंगे जो इनके भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को चने चबा सकता है, निश्चित तौर से। लेकिन इनका जी मैडम। हाँ तबलिया जी, देखिए मैं वापस आती हूँ। आपने जैसे बहुत सारी बातें कही कि जैसे कि मैं उसी पर बात करी थी कि कर्नाटक का गणित जो है वो उत्तराखंड के गणित से काफी अलग है, और ये समझने की जरूरत है। और पहली बात तो हम बागेश्वर को सेमीफाइनल कैसे मान सकते हैं, और हालांकि ये उपचुनाव है तो देखिए सिंपैथी वोट जरूर आ सकता है जैसे कि संभावनाएं हैं। और जाहिर सी बात है, हम हमेशा देखते हैं कि अगर किसी परिवार से किसी राजनीतिक नेता की मृत्यु होती है तो उसके बाद अगर उनकी फैमिली से किसी को टिकट मिलता है तो वो फैमिली ऑटोमेटिक जीतती है, ये अभी तक देखा जा रहा है। लेकिन यूपी में ये मिथक टूटते हुए नजर आए हैं। यूपी में कई ऐसे उपचुनाव हुए हैं जहां पर सिंपैथी वोट काम नहीं किया है। तो अब कह सकते हैं कि जनता अपग्रेडेड हो रही है और चीजों को समझने का तरीका जो है काफी अलग हो गया है। मनोज ध्यानी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सत्यवीर जी और राजेंद्र जी। मनोज ध्यानी जी के बाद मैं आप दोनों के पास आऊंगी। मनोज ध्यानी जी, बागेश्वर में उपचुनाव होने हैं और जहां एक और भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ, उनका कहना है कि हमें बहुमत मिलेगा, और एक और महेंद्र भट्ट जी कहते हैं कि कांग्रेस से अपील है कि वो अपना कोई भी व्यक्ति ना उतारे मैदान में क्योंकि हार का सामना करना पड़ेगा। पहली बात तो ये स्टेटमेंट क्या दर्शाती है। दूसरी बात ये कि जैसे कि हमने भी प्रीवियस डिबेट में भी ये बात की थी, लोकसभा चुनाव को लेकर की क्या तैयारियां हैं, उसमें कर्नाटक को लेकर लगातार जिक्र हो रहा था क्योंकि कर्नाटक चुनाव हाल ही में जो कांग्रेस ने जीत हासिल की, वो एक बड़ा मैंडेट हासिल किया। तो ऐसे में मैं बार बार ये प्रश्न जानना चाहती हूँ, मैं पूछ भी रही हूं कि क्या कर्नाटक की स्थिति का असर उत्तराखंड में पड़ेगा?
यशी जी, बहुत अच्छी सार्थक डिबेट है राजनीतिक दृष्टि से। हालांकि इसमें राजनीतिक दलों को निर्णय लेना है, वो कौन से कैंडिडेट उतारेंगे, सिंपैथी के आधार पर वोट लेना चाहेंगे या काम के आधार पे, ये विषय राजनीतिक दल जो कैंडिडेट सामने रखेगा उसके आधार पे तय होगा। लेकिन दो चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे बेंगलुरु की बात आ रही है, तो जो कर्नाटका इलेक्शन हुआ है, कर्नाटका में साउथ के लिए एक एक्सपेरिमेंट माना जाता है हिंदुत्व का, आइडियोलॉजी का, भारतीय जनता पार्टी के लिए, कि वो गेटवे बनेगा साउथ के लिए, जो फिलहाल एक किसे उस पे कुंडा लग चुका है बहुत बड़ा। और उत्तराखंड को भी राजनीतिक दृष्टि से ये माना जाता रहा है कि हिंदुत्व का एक एक्सपेरिमेंटल जो मॉडल स्टेट है वो उत्तराखंड होगा, और इस पे प्रयास करती रही है भारतीय जनता पार्टी। और काफी कुछ जो देखने को मिलता है, जो हम डिबेट करते भी हैं, चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के मामले हों, इस तरीके के जो सेंसिटिव इश्यूज होते हैं, उसको रेज अप करने की कोशिश करती है कि इस राज्य के माध्यम से वो एक्सपेरिमेंट्स किए जाए कि पब्लिक किस तरीके से उसको आत्मसात करती है। और उस दृष्टि को, ठीक है, राजनीतिक आइडियोलॉजी है, राजनीति में, लोकतंत्र में प्रत्येक आइडियोलॉजी को ये अधिकार है कि वो जनता से अपने लिए मैंडेट, अपने मुद्दों के लिए, अपनी आइडियोलॉजी के लिए मैंडेट मांगे, और अगर जनता उसके साथ खड़ी होती है तो लोकतंत्र में इसी को माना जाता है। लेकिन जो विषय सबसे महत्वपूर्ण है वो यह है कि जो बागेश्वर है, बागेश्वर का उत्तराखंड राज्य निर्माण की अवधारणा के साथ बहुत बड़ा जुड़ाव है। और बागेश्वर अधिवेशन वो अधिवेशन था जिसमें उत्तराखंड की राजधानी कहाँ होगी ये प्रश्न तय हुआ था, और पहली बार जो प्रस्ताव पारित हुआ था कि अगर उत्तराखंड राज्य बनेगा तो उस उत्तराखंड राज्य की राजधानी गैरसैंण होगी, ये प्रथम बार बागेश्वर अधिवेशन में पारित हुआ था। और उस और जो बागेश्वर का जो बहुत बड़ा मेला होता है, उसमें ये प्रस्ताव पारित हुआ था। बाद में जिसे राज्य सरकारों ने भी आत्मसात किया, बहुत बड़े राजनीतिक संगठन, जो राजनीतिक सामाजिक संगठन मैदान में उतरे उत्तराखंड आंदोलन के लिए, सभी ने उस पर बात रखी, लेकिन वो आज तक पूरी नहीं हो पाई। हम चंदन रामदास जी को हमें श्रद्धांजलि देनी चाहिए। हमारी विधानसभा से में उनका प्रतिनिधित्व रहा है उत्तराखंड का, और ठीक बात है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में जितना भी राज्य के लिए योगदान किया, उसके लिए उनके प्रति सहानुभूति तो होनी ही चाहिए। लेकिन उससे महत्वपूर्ण है कि उन अवधारणाओं का क्या होगा जो उत्तराखंड के लिए महत्वपूर्ण थी, कि जैसे बागेश्वर जो मेले का, जो अधिवेशन का जो प्रस्ताव था कि उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण होगी, उसके बाद उत्तराखंड में जो पिंडरी ग्लेशियर है, और पिंडरी ग्लेशियर जो है वो सीधे सीधे बागेश्वर से जुड़ा हुआ है। पिंडरी ग्लेशियर में आप जाइए, अभी माननीय थपलियाल जी ने इस बात को उठाया, खड़िया का जो व्यापार है और माइनिंग है वो बहुत बड़ा विस्तार ले चुकी है। और मैं जब वहां भ्रमण पे गया था तो मैंने देखा, वहां के लोग बताते हैं कि जो पानी का स्तर, जल स्तर है नदियों का, वो नीचे धीमे धीमे घट रहा है। तो वो लेवल बताते हैं कि इस समय इतना लेवल हुआ करता था, अब ये स्तर गड़बड़ा रहा है। तो पर्यावरण से जुड़े मुद्दे हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाई कोर्ट, जो हमारा नैनीताल हाई कोर्ट है, उसने सरयू नदी के ऊपर बहुत सारे होटल का जो पानी या जो गंदा पानी व्यावसायिक संस्थानों का था, सरयू नदी में जाता था, उसको रोका। तो कहने का अर्थ यह है कि पर्यावरण की दृष्टि हो, राजनीतिक दृष्टि हो, राज्य अवधारणा का सवाल हो, इन सवालों पर मुद्दा होना चाहिए और इन मुद्दों पर लड़ाई होनी चाहिए, और इन मुद्दों को लेकर ही भविष्य की राजनीति तय होनी चाहिए। और मेरा मानना है कि बागनाथ धाम जो मुक्ति का धाम है, जहां से मुक्ति मार्ग कहा जाता है कि मनुष्य को मुक्ति जो है बागनाथ धाम से मिलती है। मैं चाहूंगा कि जो हमारे राज्य की जो अपसंस्कृति जो आ रही है, हमारे राज्य के अंदर जो
भ्रष्टाचार का दावानल फैला हुआ है, जिस तरीके का व्यभिचार फैला हुआ है, उसको बागनाथ धाम बागेश्वर से मुक्ति मिल जाए, ये मैं जरूर इस चुनाव से चाहूंगा। और मैं चाहूंगा कि राजनीतिक दल इस पर ज्यादा विमर्श करें। कौन पार्टी जीतती है ये महत्वपूर्ण नहीं है, उत्तराखंड जीतेगा वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और उस दृष्टि से राजनीतिक दलों के लिए तो महत्वपूर्ण यही है कि उनकी पार्टी जीते। खैर, हम वापस आते हैं आपके पास मनोज ध्यानी जी। राजेंद्र जी अपनी बात को पूरा करिए, उसके बाद सत्यवीर जी आपके पास आती हूँ। राजेंद्र जी, मुझसे कहा आपने? जी राजेंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं कहना चाह रहा था सतवीर भाई साहब से, इन्होंने काम गिनाए स्वर्गीय मंत्री जी के, चंदन रामदास जी के। तो जो 2022 में खटीमा में माननीय मुख्यमंत्री जी हारे, तो क्या उन्होंने कोई काम नहीं कराया था? दूसरी चीज है, आप बागेश्वर को यशी चंपावत से कंपेयर नहीं कर सकते। बागेश्वर में जब चुनाव था पिछला, चंदन रामदास जी एक मंत्री के रूप में चुनाव लड़ रहे थे। उनका प्रोजेक्शन एक मंत्री के रूप में था। वर्तमान हालात में इनका कौन कैंडिडेट होगा ये भी डिसाइड नहीं है। और मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बताऊं कि कांग्रेस अपने पूरे फोर्स के साथ, पूरे दलबल के साथ एकजुट होकर ये चुनाव जीतने के लिए, राजेंद्र जी बस यही एकजुटता का ही तो प्रॉब्लम है। ये कांग्रेस को लेकर, जैसे मैं कभी भी डिबेट करती हूँ या मैं कभी उत्तराखंड वासियों के कांटेक्ट में रहती हूँ, राजेंद्र जी मैं आती हूँ, मैं आप कंटिन्यू करिएगा, लेकिन उससे पहले कि कई लोगों के मुंह से मैंने ये सुना है कि कांग्रेस की तो गुटबाजी कांग्रेस को ले डूबी। और वजह की बात यह है कि कांग्रेस इस बात को कभी भी स्वीकार ही नहीं करती है कि ये गुटबाजी जो है वो चल रही है। आप उसको फिक्स ही नहीं करना चाह रहे क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि गुटबाजी चढ़ी, या फिर आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इसका जवाब मैं आपसे लूंगी। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं बागेश्वर की बारी, किसकी कितनी तैयारी। सभी राजनीतिक दलों के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ मनोज ध्यानी जी हमारे साथ मौजूद है और हम राजनीतिक समीकरण समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर बागेश्वर में जो उपचुनाव होने हैं वो किस पार्टी के लिए, किस लिहाज से ज्यादा, हम कह सकते हैं कि ज्यादा वोटों से जीतेंगे, या फिर जिस तरीके से महेंद्र भट्ट का जो बयान आ गया कि कांग्रेस अपना प्रत्याशी ना उतारे, ये तमाम चीजें हम इसी पर एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं। जो सवाल ब्रेक पर जाने से पहले राजेंद्र जी मैंने आपसे पूछा था कि ये जो गुटबाजी है, जो बच्चे को पता है कि कांग्रेस में चल रही है, कांग्रेस इस बात को क्यों स्वीकार नहीं कर रही है? और अगर आप भी नहीं स्वीकार करेंगे तो राजेंद्र जी मेरा थोड़ा सा आपसे कहीं ना कहीं ये विश्वास उठेगा, क्योंकि मुझे लगता है आप बिल्कुल निष्पक्ष बात कहते हैं। नहीं, यशी गुटबाजी है लेकिन गुटबाजी एक अलग चीज है। इस समय सवाल ये है कि कांग्रेस ये रियलाइज कर रही है कि हमारी अपनी आंतरिक लड़ाई के कारण हम 2022 हार, अभी हमारे सामने 2024 का लक्ष्य है और 2024 के लक्ष्य के निर्धारण के लिए हमारी पार्टी पूरे जोर शोर के साथ बागेश्वर में चुनाव लड़ेगी, चुनाव जीतेगी। स्थानीय मुद्दों पर चुनाव होगा, लोकल इश्यूज पर चुनाव होगा। सरकार की नाकामियों को हम जनता के बीच लेके जाएंगे और सरकार से हम उनकी हर नाकामी पर सवाल पूछेंगे। अगर सरकार अपना सवाल जो है रखती है, नामी सरकार, और जनता उन्हें आशीर्वाद देती है, तो जनता को डिसाइड करना है। लेकिन कांग्रेस पूरे फोर्स के साथ चुनाव लड़ेगी। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आने वाले 2024 के चुनाव में हम 5 की 5 लोकसभा सीटें जीतने जा रहे हैं। कांग्रेस पूरे एक्सरसाइज के साथ काम कर रही है, कांग्रेस पूरे फ्लो में है और इस समय हमारे यहाँ कोई भी किसी भी तरह की गुटबाजी नहीं है। सबको रियलाइज हो गया कि आपस में लड़के एक दूसरे को काट के सबको नुकसान हुआ है। नहीं, ये अगर ऐसा है तो बेहतर है कांग्रेस के लिए। और मुझे लगता है कि कर्नाटक चुनाव के बाद कांग्रेस के अंदर थोड़ा सा ऊर्जा का संचार हुआ है और जो मंथन नहीं हो रहा था, मुझे लगता है उन बातों पर भी मंथन होने लगा है।
राजन जी, मैं वापस आती हूँ आपके पास। सत्यवीर चौहान जी की जरा बात सुन लेते हैं, काफी देर से बोलना चाह रहे हैं वो। सत्यवीर जी, कांग्रेस की एकजुटता के सामने प्रधानमंत्री जी को अपनी गालियां गिनवानी पड़ी। उन्होंने जनता के मुद्दे नहीं गिनवाए, गालियां गिनवाई। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम ये करेंगे 40। और यशी, मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में मैं उसी दिन मैंने मान लिया था कि कर्नाटक भाजपा हार रही है जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक 40% कमीशन लेने वाले भ्रष्ट मंत्री, जिसे वहां की सरकार से हटाया गया, उसे उन्होंने टेलीफोन किया और टेलीफोन पे ये कहा कि आपका बहुत धन्यवाद, आपने विद्रोह नहीं किया। अरे ऐसे आदमी को जो भ्रष्टाचारी है उसे आप जेल भेजने के बाद। सत्यवीर जी को जरा सुन लेते हैं, सत्यवीर जी को सुन लेते हैं। राजन जी, सत्यवीर जी। यशी जी, बार बार आप भी कर्नाटक का नाम ले रही है, अन्य लोग भी कर्नाटक का नाम ले, तो मैं आपको थोड़ा सा नहीं, आप सत्यवीर जी, आप कर्नाटक, एक सेकंड, कर्नाटक की बात इसलिए हो रही है क्योंकि कांग्रेस ने हाल ही में वहां से बहुमत जीता है। रुकिए सत्यवीर जी, थोड़ा सुन लिया करिए कभी कभी। देखिए, कर्नाटक की बात इसलिए हो रही है, अगर आप कर्नाटक की बात करेंगे तो मैं इंटरप्ट नहीं करूंगी, कर्नाटक की बात करेंगे तो मैं इंटरप्ट नहीं करूंगी, क्योंकि हमारे आज के मुद्दे में भी कर्नाटक का जिक्र है। कंटिन्यू कर सकते हैं आप। नहीं बताया गया, हो सकता है आपके यहाँ जिक्र हुआ होगा, मुझे नहीं बताया गया कि कर्नाटक का जिक्र। जो हम रिपोर्ट दिखाते हैं सत्यवीर जी, उसे सुन लिया करिए कभी कभी। सुन लीजिए, कर्नाटक की आपने बात करी 2022 से लेके 2023 तक, कर्नाटक के चुनाव तक बता रहा हूँ, 11 चुनाव हुए हैं। 11 चुनाव नोट कर लीजिए, 11 चुनाव में से 9 चुनाव हम जीते हैं, मात्र कांग्रेस 2 चुनाव जीती है, उसमें से एक आम आदमी पार्टी चुनाव जीती है। तो आप ये लगा लीजिए कि इन्हें 9 चुनाव जीतने 8 चुनाव जीतना ज्यादा होते हैं या 2 चुनाव जीतना ज्यादा होते हैं, और उसमें भी सबसे बड़ा जो देश का जनसंख्या। सत्यवीर जी, बस अभी थोड़ी देर पहले राजेंद्र जी ने बताया कि बागेश्वर में 8 चुनाव कांग्रेस ने जीते थे 14 में से। सत्यवीर जी सुन पा रहे हैं आप? सत्यवीर जी तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही। आवाज आ रही है, ठीक है सत्यवीर जी, अभी राजेंद्र जी ने कहा था कि माफ कीजिएगा, बागेश्वर में 8 चुनाव कांग्रेस ने जीते हैं 14 में से। तो मुझे बता दीजिए ना, क्या ज्यादा है बागेश्वर की? ये सुन लीजिए, अब जब आपने मुंह में हाथ डाला ही है, 7 से लेके 22 तक बता दीजिए कितने चुनाव जीते हैं। 7, 12, 17, 22 बता दीजिए कितने चुनाव जीते इस बीच में इन्होंने। बागेश्वर के ये तक बता दो कि नगर पालिका के चुनाव कितने जीते हैं, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव कितने जीते हैं, जिलाध्यक्ष के चुनाव कितने जीते हैं। कैसी बात करते हो? और फिर कहते हो कि भाई कर्नाटक बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ने की फिर क्या जरूरत पड़ गई थी आपको? स्टेट के जब चुनाव होते हैं, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं, राजेंद्र जी रुकिएगा जरा, छोटे से स्टेट है, इनका क्या लेना? जब 3 राज्यों के चुनाव होते हैं नॉर्थ स्टेट के, तब खड़गे जी कहते हैं कि क्या ये छोटे छोटे राज्य है। अरे उत्तराखंड भी छोटा सा राज्य है, इस राज्य में अगर पूरा दोबारा से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है तो हमारी सरकार ने बनाई है। और पहली बार उत्तराखंड में ऐसा हुआ है कि 5 सीटें लोकसभा की किसी सरकार ने रिपीट करी, हमारी सरकार ने। पहली बार उत्तराखंड में ऐसा हुआ कि राज्यसभा के, रुक जाइए, उत्तराखंड पे बोल रहा हूँ मैं, बाहर नहीं जा रहा हूँ, कर्नाटक में शांत हो जाइए। और राज्यसभा के जो सांसद है, पहली बार किसी दल के 3 के 3 रहे हैं। और दूसरा इन्होंने कहा कि खटीमा में मुख्यमंत्री जी हारे, क्या वो काम नहीं किया था? अगर मैं इससे बड़ी बात कर दूं तो राजेंद्र जी के पास क्या प्रश्न और उत्तर रह जाएंगे? राजेंद्र जी जवाब दीजिए, एक सेकेंड, राजेंद्र जी जवाब देते जाएंगे। राजेंद्र जी जवाब दीजिए जरा, सत्यवीर जी बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं। पूरी होने दीजिए, पहले बात तो पूरी होने दीजिए, अभी तो तमाम वो बातें। राजेंद्र, अगर सत्यवीर जी आपको रोका नहीं जाएगा तो आप रुकेंगे भी नहीं ना? रुक जाइए। अरे रुकेंगे, रुके कंटिन्यू, अभी मैं आपके पास ही आएंगे। सत्यवीर जी पूरी करने दीजिए, उस जो मैं टिप्पणी करना चाह रहा हूँ उस टिप्पणी को तो पूरा ठीक है। 30 सेकेंड है आपके पास, 30 सेकेंड। क्या हरीश रावत 2 विधानसभा मुख्यमंत्री रहते हुए 2 जगह से चुनाव लड़े? क्या उत्तराखंड में उन्होंने क्या 1 पैसे का काम नहीं किया? टोटल क्या भ्रष्टाचार का काम किया? क्या वो पूर्ण सहमत है कि जो ऑडियो और वीडियो आए थे उस आधार पे वो चुनाव हारे? क्या मैं उससे बड़ी बात ये कह दी मैंने, क्या इस बात पे वो मानेंगे कि इस बात पे हुआ है? और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से उनके नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार आई, उसके बाद चंपावत में इनके कैंडिडेट की जमानत जब्त कराई, उसके बाद गोपेश्वर का उपचुनाव होता है, वहां पर भी हम जीते हैं। ये लगातार हमारा जीत का सिलसिला उत्तराखंड के अंदर है। हरिद्वार में जिस प्रकार से हरीश साहब टिप्पणी करते हैं कि जब यहाँ के निकाय के चुनाव होते हैं एक बार भी हमसे नहीं पूछा जाता है, जो कि अभी इन्होंने स्पष्ट रूप से राजेंद्र जी ने यहाँ कहा कि हमारे अंदर गुटबाजी चरम पर है। जब किसी राजनीतिक दल में गुट पे चरम पर होगी राजनीति, तो इस प्रकार
के परिणाम आएंगे। और बागेश्वर में जिस प्रकार का काम चंदन रामदास जी ने किया है, मैंने आपको गिनाए उनके कामों का, इन कामों के आधार पर हम जाएंगे। देखिए सत्यवीर जी, हम आपको हराने के लिए नहीं बैठे। सत्यवीर जी एक सेकंड रुकिए, हम आपको यहाँ पर हराने के लिए नहीं बैठे। 60 सेकंड्स ले लिया आपने। खैर राजेंद्र चौधरी जी, लोगों ने तो 7-7 मिनट रुकिए। सत्यवीर भाई, मैं आपको यशी के माध्यम से कहना चाहता हूँ, राजनीति में हार जीत लगी रहती है। राजेंद्र जी मेरे माध्यम से क्यों कह रहे हैं आप? अपने ही माध्यम से कह लीजिए प्लीज। यशी मैं कहता हूँ, चलो मैं सतवीर भाई को डायरेक्ट कहता हूँ, हार तो खंडूरी जी भी गए, खंडूरी है जरूरी, लेकिन सवाल यह है कि क्या आप काम के आधार पे वोट मांगेंगे या मदरसों के ऑडिट कराने के नाम पे वोट मांगेंगे? क्या आप मजार के नाम पे वोट मांगेंगे या आप बागेश्वर के विकास के नाम पे वोट मांगेंगे? कांग्रेस ने यहाँ पैनलिस्ट बैठे हैं, ध्यानी जी, यहाँ थपलियाल जी हैं, चलो राजेश भाई हमारे छोटे भाई हैं, उन्हें शायद इतनी जानकारी ना हो। मैं इन दोनों व्यक्तियों से पूछता हूँ कि पंडित नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार जो 2002 में आई, 2007 तक रही, जितना बड़ा विकास उस सरकार ने किया, क्या उत्तराखंड में ऐसे विकास की कल्पना की जा सकती थी? कम से कम मैं तो नहीं कर सकता। दूसरी चीज सतवीर भाई, 2004 के लोकसभा चुनाव में बागेश्वर से हमारे उम्मीदवार जीत के गए, दुर्भाग्य से वो चुनाव जो है मात्र 8-9 हजार से हार गई श्रीमती रेणुका रावत। 2009 के लोकसभा चुनाव में हमारे टमटा जी वहां से एक बड़े मार्जिन से जीत के गए। अब अभी तो आपको ये भी नहीं पता कि 77 में वहां कौन जीता था। वहां बीजेपी जीती थी, जनता पार्टी जीती थी, कौन जीता था? ये इस तरह की हवाई बातें मत करो। कौन होगा? आप ना सिर्फ मुद्दे पर हो। मुद्दा ये है कि आपकी सरकार ने पिछले 6 सालों में रोजगार नहीं दिया। आपकी सरकार ने पिछले 6 सालों में जो कर्ज है उत्तराखंड का दुगने से ज्यादा कर दिया। आपकी सरकार में सारे पेपर लीक हुए। आपकी सरकार में महिलाओं का अंकिता भंडारी जैसा जो है। यशी जी, क्या आपको अब सुनाई दे रही है इनकी आवाज या इनका ऑडियो या वीडियो सुनाई नहीं दे रहा है आपको? सुनाई दे रहा है। जिस प्रकार से आप बीच में मेरे को रोकते हो, कहां से कहां पहुंचे? राजेंद्र जी थोड़ा सा बागेश्वर पे रहिए। नहीं बागेश्वर किसी भी प्रवक्ता को नहीं रोका कि बोलते हो, रुक जाइए थोड़ी देर के लिए। सत्यवीर जी माफी चाहती हूँ। मतलब 5 सेकंड में जो जवाब हो सकता है, मैं माफी चाहती हूँ आपसे कि मैंने यहाँ पर राजेंद्र जी को नहीं टोका, उसके लिए माफी चाहती हूँ। अरे किसी को नहीं टोका आपने? नहीं, अब बाकी सब तो कर्नाटक पर ही बात कर रहे थे सर, आप भी कर लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं कर्नाटक पर बात कर रहे हैं। नहीं, कर्नाटक पे इस तरीके से खुल के बात करी कि पूरे 2 साल में मात्र कर्नाटक का ही चुनाव हुआ। मैंने आपको गिनाया कि 11 चुनाव हुए, 11 चुनाव ठीक है, बात कर्नाटक देखिए, कांग्रेस के सुपड़ा साफ करने की बात कही जा रही थी और दक्षिण में अभी तक बीजेपी ने एक भी चुनाव नहीं जीते। दक्षिण की बात करें तो वहां पर कांग्रेस भारी चल रही है। भारत जोड़ो यात्रा उनकी कारगर साबित हुई, कर्नाटक में दिख रहा है। सर देखिए, अभी ना सत्यवीर जी रुकिए, मैं बागेश्वर पर ही हूँ। राजेश जी, मैं आपका रुख करना चाहती हूँ। देखिए, आम आदमी पार्टी के साथ एक बड़ा ड्रॉबैक जो उत्तराखंड में वो ये कि आपके पास एक बड़ा चेहरा नहीं है। और अगर हम बात करें तो देखिए कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आम आदमी पार्टी का। तो इसके लिए पार्टी किस तरीके से काम करेगी? क्योंकि अगर आपको आगे एक एक्टिव राजनीति उत्तराखंड में करनी है तो उसके लिए आपके पास चेहरा होना जरूरी है। कर्नल कोठियाल जी थे तो वो अब तो वो है नहीं। जो यशी जी बीत गया उसकी बात पे चर्चा करेंगे तो कई लोग आते रहे और कई लोग जाते रहे, वो तो चर्चा का खैर अभी विषय। मैंने तो आपसे यही पूछा, चेहरा बताइए। मैं एक बात बता रहा हूँ आपसे, चेहरा जो बताने का काम है, देखिए मैं बहुत जल्दबाजी में कोई नाम ले लूं वो बहुत जल्दबाजी होगी। केंद्र ने अपने हिसाब से किसी न किसी को जिम्मेदारी दी होगी कि देखिए राष्ट्रीय पार्टी है तो उसको पहले से ही मालूम है कि अब उपचुनाव होने हैं, तो वो अपनी तैयारियों में एकजुट है। जैसे आपने कल परसों देखा भी होगा मीडिया के माध्यम से और सब जगह आप देख रहे थे कि नए प्रदेश प्रभारी बने हैं, नए प्रदेश सह प्रभारी बने हैं, तो उनका स्वागत भी कल परसों हुआ है। तो अच्छी बात यह है कि पार्टी को नई दिशा और दशा देने के लिए सह प्रभारी और प्रभारी दोनों प्रदेश के अंदर आए हैं और जो आने वाले अब जो भी निर्णय ये बाई इलेक्शंस पे होंगे ये बड़े अच्छे होंगे और एक अच्छा कैंडिडेट निकल कर आएगा। और जिस प्रकार से पिछली बार ये अभी 2022 के इलेक्शंस में टक्कर दी है, उसी टक्कर के साथ दोबारा से इसमें लोगों का हम उम्मीद करते हैं कि बेहतर रिजल्ट आना चाहिए इसमें। अब हम बाई इलेक्शन की बात करते हैं, बार बार चंपावत बाई इलेक्शन भी उसके बीच में आ रहा था। मैं चंपावत बाई इलेक्शन से इसलिए थोड़ा नाता रखता हूँ क्योंकि मैं उसी जिले से हूँ और लोहाघाट से चुनाव लड़ चुका हूँ। चंपावत बाई इलेक्शन की जहां तक बार बार बात हो रही कि कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई या कोई अन्य प्रकार की बात होगी, ये देखने वाला विषय है कि मुख्यमंत्री जी को खटीमा हार के बाद जब चंपावत में शरण लेनी पड़ी तो वहां पे करोड़ों रुपए खर्च करके कुमार विश्वास की सभा कराई जा रही है
पब्लिक इकट्ठा करने के लिए पवनदीप राजन को करोड़ों रुपए, जो इंडियन आइडल फेम व्यक्ति है, उसको बुला के उसके गाने गवाए जा रहे हैं। तो इनके पास जनता का समर्थन और आशीर्वाद वहां नहीं था, लेकिन बावजूद इसके इनके पास अब देखिए आता पैसा है। नहीं राजेश जी, देखिए ये कोई रीजन नहीं हुआ ऐसे जनता को लुभाने के लिए कोई अपना कोई भी हथकंडा अपनाता है। बजरंग दल को बजरंग बली से भी तो जोड़ दिया जाता है। देखिए मुख्यमंत्री अब वो चुनाव अगर जीत जाते तो बजरंग बली महान हो जाते हैं। बजरंग बली के लिए ही फिर लगातार कहा जाता है। बजरंग बली ने हालांकि इनकी नैया पार नहीं लगाई। भारत के अंदर महान है, ईश्वर तो कहीं पे भी कमजोर नहीं है। बीजेपी की नजरों में, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ। बजरंग बली तो फिर बजरंग बली है। हाँ, बागेश्वर का तो थोड़ा सा मैं ये समझता हूँ कि एक परिवहन मंत्री को जो लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा था, आप कह नहीं सकते कि अभी जो व्यक्ति वहां से चुना जाएगा उसको कैबिनेट में जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो लोग सोच समझ के विचार करेंगे और वोट बड़ी समझदारी से करेंगे, क्योंकि 6 साल से लोग पीड़ित हैं, परेशानी में हैं। जैसे हमारे राजेंद्र जी ने अभी कहा कि बेरोजगारी है, महिला सुरक्षा नहीं है, गौ कशी का अगर जो ये मामले हो रहे हैं, ये जो इस तरह के प्रदेश के अंदर जो इस टाइम सत्यवीर जी मैं आती हूँ जी, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि लोग इस बारी सोच समझ के वोट करेंगे। मौका है एक बारी आम आदमी पार्टी के पास भी, अच्छा कैंडिडेट उतारेंगे और कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं आम आदमी पार्टी कैसा प्रदर्शन करती है। पीसी थपलियाल जी, जैसे कि भी यहाँ पर राजेश जी ने कहा, प्रभारी से प्रभारी बन रहे हैं और उनके पास आगे, जैसे कि राजेश जी कह रहे हैं कि एक बड़ा चेहरा होगा, तो क्या आपको लगता है कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को एक मौका दिया जा सकता है, भले ही उपचुनाव में अभी फिलहाल तो? क्योंकि कांग्रेस और मुझे लगता है कांग्रेस और बीजेपी की एक कड़ी टक्कर जो काफी जब से राज्य बना है तब से चली आ रही है, ऐसे में आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो चुकी है। देखिए, जो बसंत कुमार जो इनके कैंडिडेट लड़े थे, बहुत अच्छे ढंग से लड़े थे। वो ऐसे नेता हैं कि उनको अगर कांग्रेस टिकट दे देगी तो वहां कांग्रेस से लड़ जाएंगे। वो पहले बसपा से भी लड़े थे। और मैं अगर अंदर की बात बताऊं तो इस समय थोड़ा बीमार चल रहे हैं वो, इसलिए ये इनके लिए ड्रॉबैक है कि वो जो अभी तक लोगों को नहीं मालूम, मेरे को मालूम है। क्योंकि मैं अब ये बता रहा हूं कि जहां तक कांग्रेस का सवाल है, जो प्रमुख विपक्षी दल है वो भी कमजोर इसलिए दिखाई देता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्र है वो इतना मजबूत है कि वो किसी को भी फीड करता है। उसकी ताकत है कि करोड़ों रुपए झोंक सकता है, जबकि कांग्रेस का केंद्र कमजोर है और राज्य के छत्रपों के माध्यम से वो अपनी जीत हासिल करता है। जैसे कर्नाटका में उनके छत्र मजबूत छत्र थे। हमारे उत्तराखंड में ड्रॉबैक ये हो चुका है कि जो माफिया परस्त राजनीति, यानी प्रमुख जो हमारा खनन है, उसका सारा कारोबार, उसकी चाबी भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडरशिप में है राज्य की। चलिए ठीक है, सत्यवीर जी अपनी बात को पूरा करिए, बहुत कम शब्दों में करिएगा। अंतिम प्रतिक्रिया मनोज ध्यानी जी आपके लूंगी मैं। हाँ, मैं पहले जो उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने बहुत गंभीर बात कही थी, आपने समय नहीं दिया था। यूकेडी के प्रवक्ता ने कहा था कि तमाम उत्तराखंड के वो लोग आज पीएमओ में विराजमान है, वो हमारी वजह से विराजमान नहीं, वो अपनी काबिलियत की वजह से विराजमान है। और डीके जोशी को शायद ये जानते होंगे क्योंकि सेना से रहे और इनका सम्मान करता हूं मैं, एक सैनिक की बात थी। मगर डीके जोशी जब लगातार कहते रहे कि सबमरीन जो जल रही है हमारे सैनिक बन रहे, डीके जोशी की बातों को तो माना नहीं गया कांग्रेस ने, मगर डीके जोशी से रिजाइन दिला दिया गया, तो उस पर थोड़ा प्रकाश डालते। और बात रही बागेश्वर को लेकर, हम पूर्णतः आपको बताना चाहता हूं बड़ी दृढ़ता से, जब ये लोग आएंगे चंपावत जैसा रिजल्ट इनको दोबारा से दिखेगा। और बात रही, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि हार खंडूरी की हुई, हार तो राहुल गांधी की भी हुई, हार तो इंदिरा गांधी की भी हुई। अगर उस पर भी प्रकाश डालते और कहते 1977 में कौन जीता कौन नहीं जीता, तब तो मैं भी कह सकता था कि 1984 में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगर इतना पीछे जाओगे तो फिर तो कांग्रेस के वो सब चीजें खुलती जाएगी। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं आपको कि आपने शुरू में कहा था यशी जी कि यहाँ तमाम लोगों ने कहा कि मैसेज पॉलिटिक्स में मैसेज होता है। क्या राजस्थान से कौन सा मैसेज आ रहा है कि सचिन पायलट और गहलोत के बीच में कौन सा मैसेज? क्या अगर आप उत्तराखंड की अगर कहते कि कर्नाटक यहाँ परिलक्षित होता है तो क्या राजस्थान परिलक्षित नहीं हो सकता है क्या यहाँ पर? तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आप देखिए धरातल पर बागेश्वर में जितने काम हुए हैं, उन्होंने जिस प्रकार से जब से मंत्रालय संभाला उत्तराखंड को, बागेश्वर ही नहीं पूरे उत्तराखंड में जिस प्रकार से उन्होंने छाप छोड़ी, उसी का सभी कह रहे हैं कि उन्होंने मंत्री रहते हुए जिस प्रकार से उत्तराखंड को, एक चीज और एक सेकंड और, उन्होंने एक बसंत का नाम लिया और खड़िया उद्योग का नाम लिया था इन्होंने, यूकेडी के प्रवक्ता ने, और कहा था कि करोड़ों का पैसा। अरे खड़िया उद्योग तो उन्हीं के पास है, बसंत जी के पास, थोड़ा सा उस पर प्रकाश डाल देते। और हमारे राजनीतिक विश्लेषक ने कहा था कि उन माइनों की वजह से पानी सूखता जा रहा है, तो उसके धरता तो वो बसंत जी है जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट रहे इससे पहले।
तो अब आप बताइए कि कौन साफ छवि का व्यक्ति है और कौन साफ छवि का व्यक्ति नहीं है। ठीक है सत्यवीर जी, रुक जाइए, ठीक है। मनोज जानी जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी इस पूरे मसले पर। देखिए यशी जी, ये चुनाव जो है बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर देखा गया है कि जब कोई सिटिंग विधायक अगर का दिवंगत हो जाते हैं तो जनरली वो सिंपैथी वोट उनके कोई परिवार के सदस्य वगैरह अगर चुनाव लड़ते हैं तो वो मिलता है। और चूंकि केंद्र में और राज्य में सरकार है और जनरली जनता भी सत्ता के साथ जाना चाहती है, ऐसा देखने में पूर्व में बहुत बारी आया है। तो उस दृष्टि से बीजेपी का पक्ष थोड़ा मजबूत दिखता है। लेकिन दूसरी ओर जैसे कांग्रेस का जो प्रदर्शन रहा कर्नाटका में और उसके बाद जो भारत जोड़ो यात्रा का जो आवरण बना है, जिससे कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जैसे युवा बेरोजगार जो है बड़े कुंठित दिखे हैं। और मैंने जैसे कहा था कि जो उत्तराखंड राज्य की अवधारणा के सवाल अभी अधर में लटके हुए हैं, तो उस से ये देखना आवश्यक होगा कि ये जो संगठन कांग्रेस का संगठन है वो कितनी मजबूती से अपने और कितने एकता से लड़ पाएगा, टक्कर दे पाएगा, उसके ऊपर इस रिजल्ट के ऊपर रहेगा। बिल्कुल, ये रिजल्ट बहुत महत्वपूर्ण होंगे, देखना होगा। फिलहाल चूंकि वक्त की कमी है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे बागेश्वर में होने वाले उपचुनाव को लेकर, जिसमें आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी पूरी हिम्मत के साथ यहाँ पर चुनाव लड़ने जा रही है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये कहा जा रहा है कि सिंपैथी वोट मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर पहले बीजेपी के ही विधायक थे, हालांकि उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई। अब यहाँ पर उपचुनाव होने, लेकिन बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी भी रेस में है, साथ ही साथ कांग्रेस भी रेस में है। तो ऐसे में कौन बाजी मारेगा, ये देखना होगा। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।